Hello and Namaskar. Recently, there came a report which said that 8 Indian states will achieve $1 trillion economy by financial year 2047, which also, by the way, coincides with Viksit Bharat at 2047. Now, what does the report say? What are the stats? Let's deep dive into it. वेलकम टू अनदर क्लास विद मी, आई एम गुरप्रीत राणा एंड यू आर वाचिंग ET नाउ। सो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। एक बार हम सेशन का ओवरव्यू लेते हैं कि सेशन में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे विकसित भारत के बारे में कि विकसित भारत क्या है, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, एम क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या वाकई पॉसिबल है, क्योंकि विकसित भारत में इसके ऊपर बात की गई है। धीरे धीरे जब हम फ्लो में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसके बाद हम लोग लेटेस्ट रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट के क्या क्या पॉइंटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उसके बाद हम लोग चैलेंजेस पर डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस जो हैं हमें विकसित भारत और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर इन 8 स्टेट्स को भी जो है अचीव करनी है तो क्या क्या चैलेंजेस जो हैं यहाँ फेस करने पड़ सकते हैं। बहुत जो है इंटरेस्टिंग हम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लेकर चलेंगे और लास्ट में हम लोग आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करेंगे जो आप लोगों के लिए होगा, जो आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर जिसके शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकसित भारत के बारे में। व्हाट इज़ विकसित भारत? सो विकसित भारत एक्चुअली क्या है? ये विकसित भारत 2047 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बेसिकली हमारी करंट गवर्नमेंट का एक आइडिया है। ये जो है 2047 तक हम लोग अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। सो गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर एक ये रोड मैप तैयार किया गया है जिसमें इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जाएगा बाय 2047। नाउ डेवलप्ड और डेवलपिंग पर भी हम लोग बात करेंगे कि एक डेवलप्ड कंट्री क्या होती है या डेवलपिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस विकसित भारत डॉक्यूमेंट में अभी तक जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इसका एक कंप्लीट रोड मैप जो है आने वाले मंथ्स में गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाएगा। फिलहाल के लिए जो टारगेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि इंडिया को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हमें बनाना है अगले 5 सालों में। ये हमारा टारगेट है। इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो करेंटली हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आ जाते हैं दुनिया भर में, 5th लार्जेस्ट पोजीशन पर आते हैं। हम तीसरे पोजीशन पर जाना चाहते हैं, यानी कि हम जर्मनी और जापान को पीछे करना चाहते हैं। अभी करेंटली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी जो है या सबसे टॉप पर जो इकोनॉमी है वो हो जाती है यूएसए। यूएस इस वक्त सबसे टॉपर आ जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद चाइना आता है और इंडिया की बात करें तो 5th पोजीशन पर है। इंडिया यहाँ से तीसरे पोजीशन पर जाना चाहता है। इसके अलावा विकसित भारत का एक और एम आ जाता है कि इंडिया को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए, है ना। इसका मतलब है कि 30 ट्रिलियन से हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे इन जस्ट अबाउट 2 डेकेड्स। और यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट की गई है 1.65 बिलियन पॉपुलेशन जो है प्रोजेक्ट की गई है कि इन 2 डेकेड्स में, आने वाले 2 डेकेड्स में हम लोग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करें। इतनी हमारी पॉपुलेशन प्रोजेक्ट की गई है। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है इकोनॉमी पे, वो भी हम लोग समझेंगे कैसे इन्फ्लुएंस रहता है। सो इतनी बिलियन पॉपुलेशन के लिए $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाना चाहते हैं। ये इस विकसित भारत डॉक्यूमेंट के तहत एक मेन एम जो है वो बताया गया है। यानी 2047 तक हम ये टारगेट रख रहे हैं $30 ट्रिलियन को अचीव करने का, विच इज़ आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 100 साल आज़ादी के बाद जो है हम लोग $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाए तो कुछ UNGA के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए गए हैं जिनका टारगेट है कि 2030 तक ये गोल्स जो हैं कंप्लीट होने चाहिए। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग इंप्रूवमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस हो। देखो सिंपल सी बात है कि विकसित भारत का टारगेट क्या है कि इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना। नंबर 1, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम चाहते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि अगले 5 सालों में हम लोग तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएं। ये कुछ मेन मोटिव्स हैं या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं विकसित भारत। ये जो आइडिया है जो करंट गवर्नमेंट के द्वारा जो है तो पेश किया गया है, राइट। अब अगर हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है ना। सबसे पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसके अंदर और इस डॉक्यूमेंट में भी यही सारी चीज़ें कही गई हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ध्यान में रखना है, हमें ईज ऑफ लिविंग में भी जो
है ना इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है, हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है अगर हमारा इम्प्रूव होगा तो हमारा FDI इम्प्रूव होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस होगा, सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव्स भी उतने ही आने चाहिए, है ना। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी जो है या एक हाई इनकम कंट्री क्या होती है, राइट। देखो आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो डेवलप्ड जो शब्द है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, ये जो दो शब्द हैं ये UN सिस्टम के अंडर जो है इनकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, राइट। लेकिन हाउएवर अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज़ को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, जिसे हाई इनकम कंट्री आप कहते हैं। अगर आप हाई इनकम कंट्री की बात करें यानी कि आप डेवलप्ड कंट्री को रेफर कर रहे हैं। सो क्या होती है हाई इनकम कंट्री या एक डेवलप्ड कंट्री क्या होती है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसी कंट्री जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसका डाइवर्स इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर होगा, है ना, क्योंकि इन्हीं सेक्टर से हमारा रेवेन्यू निकल कर आएगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इन्हांस होगा, राइट। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हांस करना ही तो हमारा एक तरीके से एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोटिव्स आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिटीजन्स जो है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिटीजन्स जो है जनरली उनका हेल्थ केयर और उनका एजुकेशन जो है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, राइट। अगर हम बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें अलग अलग इकोनॉमीज़ को, अलग अलग कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ केयर के हिसाब से। जितना अच्छा एक कंट्री का एजुकेशन होगा, जितना अच्छा एक कंट्री का हेल्थ केयर होगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी कंट्री की, एंड हेंस वो हमारी इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट भी करेगा। सो एक डेवलप्ड कंट्री या एक हाई इनकम के लिए कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन ये कुछ जो है ना हाईलाइटेड या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं। पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करती हूँ तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है ये आगे हमें रिपोर्ट में भी देखने को मिला है इसके बारे में। सो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम बेसिकली पर पर्सन इनकम भी हम इसे कह सकते हैं। पर कैपिटा इनकम बेसिकली होती है कि एक कंट्री में हर इंडिविजुअल जो है एक साल में कितना अर्न कर रहा है। एक एवरेज जो है निकाला जाता है पॉपुलेशन का, कि इस पॉपुलेशन में एवरेज जो है एक इंडिविजुअल इतना जो है अर्न कर रहा है एक साल में। ये पर कैपिटा इनकम जो है वो बताता है हमें। उसके बाद बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाता है। देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ही जो है एक बेसिक्स सबका मोटिव क्या होता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम इन्हांस करना चाहते हैं, इसलिए हम पैसा कमाते हैं, है ना। तो लाइकवाइज एक इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वो भी इंडिकेट करता है कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं भाई। नॉर्मली अगर हम भी देखें तो हम भी चाहते हैं कि अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो, राइट। अगर हम यहाँ पर इकोनॉमी वाइज भी बात करते हैं तो लोगों के पास रहने के लिए घर है कि नहीं है, हाउसिंग की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, राइट। इसके अलावा बात करें तो भाई हेल्थ केयर यहाँ पर कैसा है, कितना अच्छा हेल्थ केयर है, कितना रॉबस्ट हेल्थ केयर है। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन कैसी है, कितनी एक्सेस है लोगों के पास एजुकेशन की। ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, विच अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट्स कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो ये इंडेक्स हर साल वर्ल्ड बैंक के थ्रू रिलीज किया जाता है। इस साल यहाँ पर भारत की रैंक 134 थी आउट ऑफ 193 कंट्रीज। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज जैसे भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इनसे भी कम रैंक जो है भारत की यहाँ पर हमें देखने को मिली। अब ये इंडेक्स कैसे इंडिकेटर हो सकता है एक डेवलप्ड कंट्री का, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ना 3 चीज़ें मेजर करता है। सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा एवरेज इनकम देखता है और तीसरा स्कूलिंग देखता है। स्कूलिंग से अगर मैं बात करूं कि भाई एवरेज जो है देखता है कि एक कंट्री के सिटीजन्स की ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितने साल जो है स्कूलिंग की है, यानी एजुकेशन कितने साल जो है ली है। तो एक चीज़ ये देखी जाती है इस इंडेक्स में। दूसरा देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, भाई एक एवरेज जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है सिटीजन्स की, वो भी इस इंडेक्स में देखी जाती है। और एवरेज इनकम देखी जाती है कि इंडिविजुअल्स की एवरेज इनकम कितनी है उस कंट्री में, जैसे पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर ये 3 चीज़ें देखी जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इंडेक्स में, और उसके बाद कंट्रीज़ को स्कोर दिया जाता है और उसके बाद कंट्रीज़ की रैंकिंग की जाती है ना। जितना कम स्कोर होगा कंट्री की रैंकिंग उतनी ऊपर होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक 134 पोजीशन पर है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि इंडिकेटर्स किस तरह के होते हैं एक डेवलप कंट्री बताने के लिए या एक हाई इनकम कंट्री बताने के लिए, राइट। एक डेवलप्ड कंट्री अगर हम बनना चाहते हैं, अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, तो हमें ये सारे इंडिकेटर्स को भी अकाउंट में लेना होगा। वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स इफ वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, राइट। सो आई होप आपको टारगेट्स क्लियर हुए होंगे कि विकसित भारत क्या है, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। दो मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे आ जाते हैं कि अगले 3 सालों में जो है, एक तो हम अगले 5 सालों में हम लोग तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं 2047 तक। एक डेवलप्ड कंट्री के इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, कुछ प्रोमिनेंट इंडिकेटर्स पर हमने डिस्कशन किया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑफकोर्स जीडीपी तो होता ही है ना, जीडीपी तो हमें बताता ही है, हमारी टोटल वैल्यू तो बताता ही है गुड्स और सर्विसेज की। इसके अलावा ये इंडिकेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक डेवलप्ड कंट्री के लिए, राइट। अब अगर हम बात करते हैं तो आगे चलते हैं कि क्या वाकई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पॉसिबल है, क्या हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर सकते हैं। एक हमारा टारगेट है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो 2047 का है, एक हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट है जो हम अभी बस 2027 तक जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, ये हमारा यहाँ पर टारगेट है। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर साइड में जो आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो था 7.2%, है ना। जो लेटेस्ट हमारा डेटा है उसके हिसाब से हमारा जो लेटेस्ट जीडीपी है वो है 7.2%। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो रहा है इंडिया का यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 7.2%, इसके बाद चाइना का 5%, साउथ अफ्रीका का 0.9% है। जो ब्लू में आपको दिख रहा है वो 2023 का डेटा है ना, और 2024 यानी कि जो अभी हमारा चल रहा है, राइट, ये उसके लिए एस्टिमेटेड आपका जो है ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे 7.3 इंडिया के लिए एस्टिमेटेड है। अब 7.2 से 7.3 जो है ना, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि भाई हमारा जीडीपी अगर हम डेवलप्ड बनना चाहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी लाना चाहते हैं, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट भी जो है इससे हायर जाना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो चाइना, साउथ अफ्रीका, यूके, रशिया, जापान, जर्मनी, अब यहाँ पर देखो यूएस, जर्मनी, जापान, चाइना, ये सारे जो है ना आपके अगर इकोनॉमी में बात करते हैं तो इनकी रैंकिंग सबसे ऊपर आती है, लेकिन फिर भी इनका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम है। लेकिन बाकी फैक्टर्स जो होंगे यहाँ पर बाकी जो इंडिकेटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे इंडिया के कंपैरिजन में। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ जीडीपी ही नहीं होता है एक इकलौता फैक्टर ये देखने के लिए कि कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं। बहुत सारे इंडिकेटर्स लगते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि एक इकोनॉमी जो है वो कैसे मूव फॉरवर्ड करेगी, कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा परफॉर्म कर रही है, राइट। यहाँ पर जीडीपी जो है इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमें देखने को मिला है 7.2% लास्ट ईयर। इसके अलावा रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट थी जनवरी 2024 में जो आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी के लिए 7% के रेट से ऊपर जाना बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया था कि अभी जो हम 7.2% या 7% के आसपास घूम रहे हैं, हम इससे ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि ये जो 7% से ज़्यादा की जो डिमांड आ रही है, 7% से ज़्यादा जो हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, इसका एक क्रूशियल रीज़न क्या है, डोमेस्टिक डिमांड। क्योंकि हमें डोमेस्टिक डिमांड यानी हमारी कंट्री में ही हमें डिमांड जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है हमारी जीडीपी का, जिसकी वजह से जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है ना। विच अल्टीमेटली मीन्स कि अगर हमें एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो सबसे पहले तो ये डोमेस्टिक डिमांड कम नहीं होनी चाहिए, इसे बढ़ते ही रहना है। क्योंकि अगर ये कम होती है तो इसका सिग्निफिकेंट जो है ना इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल सकता है हमारे जीडीपी रेट पर। इसके अलावा बात करें तो जो अभी हमारा जीडीपी रेट चल रहा है, हमें उससे ज़्यादा तेज़ी से मूव फॉरवर्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम अपने रिक्वायर्ड टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है अपने अलग अलग सेक्टर्स में। हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें अपने सर्विस सेक्टर्स, अपने इंडस्ट्री सेक्टर्स को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, उसमें और डाइवर्सिटी लाने की भी ज़रूरत है ना। हमें एंटरप्रेन्योरशिप की भी ज़रूरत है। एक्सपोर्ट्स हमारे जितने बढ़ेंगे उतना हमारी इकोनॉमी के लिए, उतना हमारी जीडीपी जो है ग्रो करेगी, जितना हम लोग ट्रेड सरप्लस में जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर इन पर ध्यान दिया जाता है, अगर इनको जो है
कंसिडर किया जाता है, अगर ये इम्प्रूव होते हैं तो अनडाउटेडली हम लोग आने वाले टाइम में 2027 तक जो हमारा अभी नया टारगेट है ना, जो अपकमिंग टारगेट है, अगर मैं बोलूँ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो वो हम अचीव कर सकते हैं। तो अगर एक और मैं आपको एक रीसेंट अगर एग्जांपल देती हूँ, तो एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज का कहना है कि 2027 तक आते आते हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन सकते हैं, ऐसा जेफरीज ने कहा। इसके अलावा बात करें तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने भी रिसेंटली ये कहा था कि 2025 तक हम लोग जो है ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट जो है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं। सो बहुत सारे और चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते भी हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज करेंटली अगर हम बात करें तो हम लोग एस्टिमेटेड स्टैंड करते हैं $3.7 ट्रिलियन पे, है ना। तो अगर हमारा ट्रेड अच्छा होता है, एक्सपोर्ट हमारा सिग्निफिकेंट रहता है, ट्रेड सरप्लस रहता है, डोमेस्टिक डिमांड हमारी अच्छी खासी रहती है, रिफॉर्म्स हम लोग लाते रहते हैं, अगर तो $3.7 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन 2027 तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट के ऊपर कि हमारी जो रिपोर्ट आई है वो क्या है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये रिपोर्ट आई किसके द्वारा है? ये रिपोर्ट इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च एजेंसी के द्वारा लाई गई है। इनकी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये स्टेट्स हैं जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मार्क टच कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो महाराष्ट्र सबसे पहला स्टेट होने वाला है इंडिया का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर लेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो फाइनेंशियल ईयर 39 तक जो है $1 ट्रिलियन का ये जो मार्क है वो टच कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जो 41 और 42 फाइनेंशियल ईयर्स तक ये $1 ट्रिलियन का टारगेट रीच कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी कि ये 8 स्टेट्स जो हैं इस रिपोर्ट में बताए गए हैं जो कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को रीच कर सकते हैं। इतनी इकोनॉमी इनकी बन सकती है कौन से साल तक? ये सारे स्टेट्स मिलकर बाय 2047, जब तक हमारा टारगेट है कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री भी बन जाए। यहाँ पर अगर मैं आपको फिगर्स दिखाऊं इस चार्ट के ज़रिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र जो है सबसे पहले आ जाता है। महाराष्ट्र कहा गया है कि 39 तक, कर्नाटक भी आपका 39 तक और गुजरात भी आपका 39 तक। ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएंगे, है ना। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु फाइनेंशियल ईयर 41 तक जो है ये मार्क अपना क्रॉस कर लेगा, हिट कर लेगा। उसके बाद यूपी की बात करें तो यूपी जो है फाइनेंशियल ईयर 42 तक अपना ये टारगेट हिट कर सकता है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश 44 फाइनेंशियल ईयर तक जो है क्या है ये ये जो टारगेट है वो हिट कर सकता है। उसके अलावा अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश जो है 46 तक ये टारगेट अचीव कर सकता है। तो ये 8 स्टेट्स बताए गए हैं जो कि 47 तक जो है ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट अचीव कर सकते हैं और इसमें से भी महाराष्ट्र जो है फर्स्ट स्टेट रहने वाला है। सो इस रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है इसका, है ना, कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है। बेसिकली एक पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज उस पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल की एक एवरेज इनकम क्या है वो हमें पर पर्सन इनकम या पर कैपिटा इनकम हम उसे कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो गोवा जो है अगर हम यहाँ पर क्या है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2005 लिया है, फिर फाइनेंशियल ईयर 2014 लिया है, फिर रीसेंट फाइनेंशियल ईयर लिया है ना। तो इसमें गोवा हमेशा से ही टॉप पर है और देखेंगे कि गोवा की जो पर कैपिटा इनकम है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो भी हुई है ना। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 14 से कंपेयर करें 23 को तो यानी कि सिग्निफिकेंटली डबल हुआ है, राइट। तो यहाँ पर गोवा और सिक्किम इस साल जो है ये 2 स्टेट्स ऐसे रहे जो टॉप पर रहे। गोवा की जो पर कैपिटा इनकम रही पिछले साल वो रही 6,631। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि गोवा में ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल के पास इतनी, है ना। अच्छा, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ये है US डॉलर्स में। आपको पता है कि डॉलर का जो है रुपी से अगर हम कंपेयर करें तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही है। तो इतने डॉलर्स जो है ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल के पास गोवा में है। सो एक पर कैपिटा इनकम जो होता है ना वो हमें ये बताता है कि इनकम जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ये पॉपुलेशन को भी कंसिडर करता है और वेल्थ को भी कंसिडर करता है, और हमें साथ में ये भी बताता है कि इनकम जो है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल के पास कितनी है। जितनी ज़्यादा ये होगी, यानी कि वहाँ के जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो सिटीजन्स होंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही अच्छा होगा, राइट। $6,000 $6,631 ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल के पास गोवा में है। लाइकवाइज सिक्किम का भी 6,000 से ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम। उसके बाद तेलंगाना आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, हरियाणा आ जाता है। अब यहाँ पर जो ग्रीन में आपको गोवा और सिक्किम दिख रहे हैं, यहाँ पर इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? ये जो लाइट ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहा है, इनको रखा गया है कौन सी कैटेगरी में? इनको अपर मिडिल इनकम की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा जो बाकी के स्टेट्स हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा से लेकर ये जो मणिपुर तक के आपके स्टेट्स हैं, ये हम 23 वाला डेटा देख रहे हैं, है ना। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाते हैं, ये सारे लोअर इनकम, ये सारे आ जाते हैं लोअर मिडिल इनकम, है ना, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरीज में आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा ये जो लास्ट में यूपी और बिहार बच गए हैं, लास्ट में 2, ये लोअर इनकम में आते हैं, लोअर इनकम कैटेगरीज में आते हैं। सो यानी कि अगर हम पिछले साल का डेटा देखें तो उसमें अगर हम ड्रॉ करें तो गोवा और सिक्किम सिर्फ 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो अपर मिडिल इनकम में है, बाकी के मेजॉरिटी स्टेट्स लोअर मिडिल इनकम में है, और 2 स्टेट्स हैं इंडिया के, यूपी और बिहार, जो कि लोअर इनकम में है। अब लोअर मिडिल इनकम, लोअर इनकम ये क्या होता है, इसको भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब हमने डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कंट्रीज़ जो हैं अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड होती हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा 4 कैटेगरीज यहाँ पर जो है, ये क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक के थ्रू किया गया है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। एक आ जाता है लो इनकम, एक आता है लोअर मिडिल इनकम, एक अपर मिडिल और एक हाई इनकम, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये की गई हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। हर कंट्री का अपना पर कैपिटा इनकम होगा, ठीक है, कंट्री वाइज पर कैपिटा इनकम हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर बात की जाए, हम लोग नया वाला पर कैपिटा इनकम, इस पर ध्यान देते हैं। तो एक ऐसा देश जिसका पर कैपिटा इनकम इस अमाउंट से कम या उसके बराबर है, उसको हम लोग कहेंगे, उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? उसको लो इनकम कंट्री कहा जाएगा। आगे आते हैं लोअर मिडिल इनकम। ऐसी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम इस रेंज में होगा, उसे लोअर मिडिल इनकम में रखा जाएगा। अपर मिडिल इनकम जिसका पर कैपिटा इतने रेंज में होगा, ये जो नंबर है जैसे 4,466, ये डॉलर्स में है, ध्यान रखेंगे, इतनी रेंज में है अगर पर कैपिटा इनकम, यानी कि इतनी सैलरी अगर एक देश के इंडिविजुअल्स के पास ऑन एन एवरेज है, हर इंडिविजुअल के पास इतनी सैलरी इसके बीच में है, तो वह अपर मिडिल इनकम में आएगा। और हाई इनकम आ जाएगा जिसका पर कैपिटा इनकम इतने डॉलर्स से ज़्यादा होगा, है ना। तो बहुत सारी हाई इनकम कंट्रीज़ भी हैं, राइट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें से कौन सी कंट्री में फिट बैठता है? सो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली बात तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को रखा हुआ है लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इस रेंज के बीच में हमें इंडिया में ऑन एन एवरेज हर इंडिविजुअल की सैलरी जो है वो देखने को मिलती है, राइट। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक तो हम लोअर मिडिल इनकम में हैं, इससे हमें इम्प्रूव करना है। लास्टली हमें स्टेट्स का भी आइडिया लगता है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो भी लोअर मिडिल इनकम में हैं, है ना। इसी डेटा के हिसाब से अगर आप कंपेयर करें, बहुत सारे हैं, मेजॉरिटी लोअर मिडिल इनकम में ही हैं और कुछ हैं जो अपर मिडिल इनकम में हैं। तो जितना पर कैपिटा हमारा अच्छा होगा उतना ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, उतना ही अच्छे से वो क्या है हमारी इकोनॉमी पर रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये सारे फैक्टर्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड हैं। सो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया आता है लोअर मिडिल इनकम की कैटेगरी में, ठीक है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया को साल 2007 से जो है ना वर्ल्ड बैंक ने इस कैटेगरी में रखा हुआ है, राइट। चलिए इसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू ना समझाती हूँ। सबसे पहले अगर पर कैपिटा की बात करते हो तो पर कैपिटा का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, ठीक है, नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, ये बेसिक फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इमेजिन कीजिए कि 2 ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप ए और एक है ग्रुप बी। अब ग्रुप ए के अंदर मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, और ग्रुप बी के अंदर 10 मेंबर्स हैं। अब ग्रुप ए के पास अगर बात की जाए तो ग्रुप ए में
हर जो 5 बंदे हैं उनके पास, हर बंदे के पास, हर इंडिविजुअल के पास 1000 रुपये हैं। और ग्रुप बी की अगर हम बात करें जिसमें 10 लोग हैं, उसमें सिर्फ 3 ही लोग हैं जिनके पास 2-2 हज़ार रुपये हैं। ठीक है, तो 2-2 हज़ार ग्रुप बी के पास 3 लोगों के पास है, और यहाँ पर ग्रुप ए की बात की जाए तो 5 लोगों के पास 1000 रुपये हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्रुप ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ग्रुप ए की वैल्यू टोटल हो जाती है 5000 रुपये। वहीं ग्रुप बी की टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, 6000 रुपये। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन से ग्रुप की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे कि ऑब्वियसली ग्रुप बी की वैल्यू ज़्यादा है, राइट, क्योंकि भाई यहाँ पर तो सिर्फ 5000 रुपये हैं, यहाँ पर 6000 रुपये हैं। अब यहाँ पर समझिए कि दोनों ग्रुप्स में पर कैपिटा इनकम कैसे काम करता है। अब यहाँ पर 5 लोग हैं, पॉपुलेशन कम है, जो 5000 निकला, अब आप इसे कंट्री के रेफरेंस में समझिएगा। मान लीजिए ग्रुप ए का 5000 का वैल्यू निकला है, हर बंदे के पास 1000 रुपये हैं। वैल्यू भले ही कम, थोड़ी कम है बाकी बड़ी कंट्री से या ग्रुप बी से, लेकिन यहाँ पर कैपिटा जो है वो हमें बताता है कि हर इंडिविजुअल के पास बराबर वेल्थ है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमें सिमिलर देखने को मिलेगा और एक स्टैंडर्ड बना हुआ रहेगा उस ग्रुप के अंदर। वहीं अगर मैं आपका ध्यान लेके चलती हूँ ग्रुप बी की तरफ, तो ग्रुप बी में सिर्फ 3 लोग हैं जिनके पास 2-2 हज़ार रुपये हैं, बाकी के 7 लोगों के पास 0 रुपीज़ हैं, यानी कि बाकी के 7 लोग जो हैं अब इन 3 लोगों पर एक तरीके से डिपेंडेंट रहेंगे कि थोड़ा बहुत वो पैसे उनको दें, तब जाके उनका कुछ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन गया है। यही पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पर कैपिटा। जब हम एक कंट्री की बात करते हैं, कि एक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जीडीपी तो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता ही है, उसकी वैल्यू तो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है ही, लेकिन उसके साथ साथ पर कैपिटा को भी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी से हमें पता चलता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन मान लीजिए अगर बढ़ रही है तो पर कैपिटा भी उतना ही डिवाइड होगा, है ना, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है पॉपुलेशन के बढ़ते, ये भी हमें पर कैपिटा से पता चल सकता है। सो यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है, और इसी के बेसिस पे कंट्री को क्लासिफाई भी किया गया है। अब आगे आ जाते हैं, अब आगे बात करेंगे हम लोग चैलेंजेस पे। हमने काफ़ी कुछ पढ़ा आज के सेशन में, हमने देखा कि विकसित भारत क्या है, लेटेस्ट रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग आ जाते हैं चैलेंजेस के ऊपर। भाई ठीक है, विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं, स्टेट्स की जीडीपी हमारी इंप्रूव हो सकती है, लेकिन इसमें हमें चैलेंजेस भी काफ़ी फेस करने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं ग्रोइंग और एजिंग पॉपुलेशन पे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल जो दिया था उसमें आपने देखा कि एक पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ सकता है ना। वैल्यू बढ़े, भले ही बढ़े, लेकिन पर कैपिटा जो है उसका रिड्यूस हो सकता है। सो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है अगर हमारी बढ़ेगी, देखो पॉपुलेशन अभी हम सबको पता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। करेंटली अगर मैं बात करूँ तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से जनवरी 2024 के हिसाब से हम लोग जो है 1.44 बिलियन पर जो है स्टैंड करते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ। तो हमारा जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो अनडाउटेडली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। हाउएवर इससे क्या होगा, बढ़ती पॉपुलेशन से रिसोर्सेज की कमी तो होगी ही, साथ में हमारे पर कैपिटा पे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल सकता है। और पर कैपिटा पे अगर इन्फ्लुएंस पड़ता है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी अफेक्ट कर जाता है ना। तो यहाँ पर ग्रोइंग पॉपुलेशन एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि ये हमारी इकोनॉमी पर अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एजिंग पॉपुलेशन भी एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। लास्ट ईयर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी, इंडिया एजिंग रिपोर्ट, है ना, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें बताई गई थी। 2023 इस रिपोर्ट में कहा गया था कि आने वाले टाइम में हर 5 में से 1 इंडिविजुअल जो होगा वो सीनियर सिटीजन होगा। सीनियर सिटीजन से मेरा मतलब है जिसकी उम्र होगी 60 साल से ज़्यादा। अब भाई सीनियर सिटीजन होंगे तो उसमें ख़राब बात क्या है? इसमें ख़राब बात नहीं है ये, अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, अगर एक पॉपुलेशन में ओल्ड या सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा अगर हमें देखने को मिलेंगे, उनकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो एक इकोनॉमी की सबसे पहली बात तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, लेबर शॉर्टेज हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ रिस्क ज़्यादा होते हैं, यानी कि हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज बन सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए कि एजिंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है उनकी वजह से हमारे कई सारे इंडिकेटर्स अफेक्ट करेंगे जो अल्टीमेटली हमारे ऑब्जेक्टिव्स के
जो है आड़े आ सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो हायर जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन करने का भी हमारे पास चैलेंज है। जैसे हमने देखा कि 7.2% जीडीपी जो है हमारा रहा था फाइनेंशियल ईयर 23 में। अब अगर हमें विकसित भारत बनाना है, अगर हमें स्टेट्स की जीडीपी भी अगर अच्छी करनी है, तो हमें एक हायर जीडीपी रेट जो है वो मेंटेन करना होगा। अगर हम 7% के अराउंड ही रिवॉल्व करते रह जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो सकता है। हमें कोशिश करनी है कि 9% के आसपास जो है, 8.5 से 9% के आसपास जो है हम इसे लेकर आए। तो हमें एक हायर जीडीपी ग्रोथ रेट को मेंटेन करने का भी हमारे पास एक चैलेंज है, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग जो है विकसित भारत की तरफ पहुंच सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कन्वेंशनल फोकस ऑन जीडीपी। जीडीपी की बात करते हैं तो अक्सर जब भी हम कुछ भी चीज़ सुनते हैं तो हम लोग सबसे पहले, अगर हमें जानना है कि एक देश की इकोनॉमी कैसे कैसे परफॉर्म कर रही है, तो हम लोग देखते हैं कि देश की जीडीपी कैसी है। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी सबको पता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमें क्या बताता है, हमें टोटल वैल्यू बताता है हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो एक कंट्री ने प्रोड्यूस की है। गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू बताता है जीडीपी। हाउएवर जीडीपी इकलौता एक इंडिकेटर नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ फोकस जीडीपी पर होता है कि हमें जीडीपी को इम्प्रूव करना है, जीडीपी को इंक्रीज करना है, लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे हमें पर कैपिटा इनकम पर भी क्या है फोकस करना है, हमें अपने इंडस्ट्री सेक्टर को भी डाइवर्स करना है, हमें और भी कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके बाद ही क्या है हम इन चैलेंजेस से ओवरकम करके अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि सिर्फ कन्वेंशनल फोकस अगर हमारा सिर्फ जीडीपी पे रहता है तो ये भी एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि सिर्फ जीडीपी इंप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी बाकी चीज़ें, उसका हेल्थ केयर, उसके बाकी चीज़ें जो है वो इंप्रूव हो रही हैं कि नहीं। उसके बाद बात करें तो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। भाई जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हम करंटली देखें तो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ जो है ना, इंडिया के अपने नेबरिंग कंट्री से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी उसके ट्रेड को इम्पैक्ट कर सकता है अनडाउटेडली। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें हैम्पर कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली ईरान इजराइल के बीच, जैसे ईरान ने रिसेंटली जो है इजराइल पर हमला किया है ना। अब ईरान और इजराइल भी जो है इस वॉर में आ चुके हैं। पहले इजराइल हमास के बीच चल रहा था, तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी हम हैम्पर कर सकते हैं। अब जैसे ईरान है तो ईरान की बात की जाए तो ईरान तेल का बहुत बड़ा सप्लायर है ना। अब फुल फ्लेजेड वॉर अगर एकदम शुरू हो जाता है तो इस केस में क्या होगा कि ईरान जो ऑयल का सप्लायर है, इससे क्या है मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा। मार्केट डिसरप्शंस हमें देखने को मिलेंगे और उससे अल्टीमेटली क्या है भाई, जो तेल के दाम है वो महंगे हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हमें नज़र आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें, इसके बहुत सारे रिपरकशंस हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इस तरीके के अगर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर बढ़ते रहते हैं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारी इकोनॉमी के लिए बन सकते हैं। जैसे कोविड-19 था, है ना। कोविड-19 जब आया था तो ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो आपका एक पैंडेमिक था। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, है ना। अगर यहाँ पर बात की जाए कोविड-19 की, है ना, तो कोविड-19 की तरफ अगर हम देखें तो ये सभी कंट्रीज़ के लिए एक चैलेंज था, है ना। सभी कंट्रीज़ के लिए मार्केट्स क्लोज हुए, मार्केट डिस्टर्ब हुए, बहुत सारे घाटे हुए नेशंस को। लेकिन यहाँ पर भी कोविड-19 से भी हमारी इकोनॉमी जो है उभर कर निकली। लाइकवाइज अगर जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हम लोग मैनेज करते हैं, अगर हम इनसे बचकर निकल सकते हैं अपना मार्केट बिना डिस्टर्ब किए, तो ये भी हमारे लिए क्या है एक अच्छी चीज़ होगी, हम अपने टारगेट्स को अचीव करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो आ जाता है डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो जो होता है, यानी कि हमारी जीडीपी का इतना प्रतिशत हिस्सा जो कि डेट में है, कर्ज में है ना। तो डेट टू जीडीपी रेशियो अगर ये बढ़ता रहता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, है ना। हम इतनी वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं मान लो जितना हमें कर्ज में देना पड़ जाए, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर मैं आपको इसका रीसेंट डेटा बताऊं तो रिसेंटली आरबीआई के एक रिपोर्ट में कहा गया था, एक एस्टिमेट बताया गया था कि 2023 से 24 तक जो है हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो एस्टिमेटेड 81.6% जो है वो हो सकता है ना। सो हमें कोशिश क्या करनी है कि ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है इसे कम करना है, क्योंकि डेट टू जीडीपी रेशियो अगर हमारा कम होगा तभी हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को और पावरफुल बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा बात की जाए तो आईएमएफ ने भी यहाँ पर इंडिया के डेट टू जीडीपी रेशियो पर कहा था कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स में 100% से भी ज़्यादा इंडिया का डेट
टू जीडीपी रेशियो हो सकता है। हाउएवर आरबीआई ने इन क्लेम्स का खंडन किया, इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया और कहा कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स में ये जो 81.6% का एस्टिमेट है ये हमें 70s के फिगर्स में देखने को मिल सकता है, यानी कि रिडक्शन जो है डेट टू जीडीपी रेशियो में हमें देखने को मिलेगा। सो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें अपनी इकोनॉमी में देखने को मिल सकते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो हम लोग स्टेट्स में भी देख सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 53% है, किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। 46.8% है किसका, पंजाब का, नागालैंड का। सो ये स्टेट्स का भी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है हमें इसे भी कम करना है और हमें अपनी इकोनॉमी के लिए भी डेट टू जीडीपी रेशियो को नीचे लेकर आना है। सो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमें विकसित भारत के लिए देखने को मिल सकते हैं। स्टेट्स के जो टारगेट्स हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करने के, उनमें भी हमें ये चैलेंजेस नज़र आ सकते हैं। अब जाने से पहले आप लोगों के लिए एक सिंपल सा सवाल है जो हमने अभी अभी पढ़ा है। सवाल यह है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को इसमें से कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है उसकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम या हाई इनकम। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आज के सेशन में मज़ा आया होगा। इसके अलावा आपके अगर कोई भी और रिव्यूज़ हैं, कोई भी सजेशंस हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग ET Now। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.